नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बाकला की खेती से किसान हो सकते हैं मालामाल। गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली नई और उन्नत किस्में। बाकला प्राचीन काल से उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी सब्जी है। बाकला को फावा बीन, ब्राड बीन आदि नामों से भी जाना जाता है। बाकला के बीज प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, जिसके कारण इसका खाद्य के रूप में एक बहुत महत्व है। बाकला की हरी फलियों को उपयोग सब्जी और कच्चे खाने में किया जाता है। इसके सूखे बीजों को दाल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं ICAR दिल्ली के अधीन क्षमतावान फसल अनुसंधान नेटवर्क के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हनुमान लाल रैगर से। तो सेकंड जो हमारा दूसरा बहुत अच्छा है, जो रबी में आने वाले जो रबी सोइंग की जाएगी, जो जुताई की जाएगी, स्पेशली हमारा एक दूसरा जो क्रॉप है बाकला। बाकला एक बहुत अच्छा क्रॉप है जिसमें हमारा हाई प्रोडक्टिविटी, आज हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसी कहना एक बाकला एक पल्स है, ऐसी दाल है जो कोई भी हाई प्रोडक्टिव कोई क्रॉप नहीं है और वर्ल्ड में 4th नंबर की इसको हमारा दाल मानी जाती है। स्पेशली हाई प्रोटीन होता है, 27% इसमें प्रोटीन होता है और हाई प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 40 से 50 क्विंटल तक जाता है। इसमें एक तरह से हमारे पास में कई तरह के इसके पकवान बनाए जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं, इसका बेसन से बेसन बनाया जाता है और सबसे सस्ता स्रोत हमारा जो प्रोटीन का कह सकते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर ये खुद खाएं और इस मार्केट में भी अच्छी खासी सेल होती है। ये जब पोड़ होती है बाकला की तो वो सब्जी के रूप में काम में ली जाती है और जो इसके दाने होते हैं वो उसके बेसन और इसकी पकौड़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। और सबसे कम दाल, सस्ती दाल जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में वो बाकला है। इसी के साथ दूसरा हमारा बाकला में एक स्पेशली बात और है कि हमारे पास में कम पानी की ज़रूरत होती है और अच्छी परिस्थितियों में भी हम इसको खाना लगाया जा सकता है। किसी तरह का इसमें खास इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल हमारे पास कम पानी में खाना खेती की जा सकती है। अच्छा, बाकला की हम बात करते हैं तो अगर हमें किस तरह के हमारे को भूमि की उपयोगिता है, वैसे तो किसी भी सभी भूमियों में ये लग जाता है, इस तरह कोई खास इसका नहीं। स्पेशली इसके लिए जो आपको दोमट भूमि के नाम से जाना आता है, जो लोमी सोइल जिसको कहा जाता है, उसमें अगर इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है, इसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकला की फसल के लिए खेत की तैयारी सबसे पहले मिट्टी पलट हल से करें। उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और खेत में पर्याप्त नमी बनी रहती है। बाकला एक दलहनी फसल है, अतः इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा लगती है। अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय व्यवहार करना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई के 40 से 45 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में व्यवहार में लाना चाहिए। तो इसे किसान भाइयों को लगाने के लिए बहुत आपका सुविधा है और इसमें हमारे पास में अभी 4 वेराइटीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। विक्रांत है, HBF1 है, HBF2 है और नाउ रिसेंटली अंडर पाइपलाइन हमारा HB3.4 है। तो इस तरह से हमारे पास 4 वेराइटीज़ हमारा अवेलेबल है जो किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभान्वित होगी और इसे लगाया जाए। आज मैं इसमें देखता हूँ झारखंड में जब भी आता हूँ तो यहाँ पे जितने भी फार्मर्स है वो सोयाबीन बहुत लगाते हैं और बहुत अच्छा कल्टीवेशन भी हो रहा है, उनका काफ़ी एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है, लेकिन वो अपना लोकल मटेरियल लगाते हैं।
अगर वो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अगर अम्प्रूव्ड वैरायटी जो हमारी अच्छी उन्नत किस्में अगर ये लगाएं तो इनको और भी अच्छी पैदावार मिल सकती है और अच्छा और बहुत उपयोगी है। नहीं, हमारे पास में जितना भी सीड रेट अगर कॉमन अगर क्रॉप की बात करते हैं तो 40 से 45 क्विंटल सीड पर हेक्टर के हिसाब से हमें किसान भाई इसको लगाएं। बीज की रोपाई से पहले 2 से 3 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए, जिससे फसल में रोग न लग पाएं। बाकला एक दलहनी फसल होने के साथ साथ इसको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करते हैं। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से 10 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसी पंक्ति से पंक्ति दूरी अगर रखना चाहे तो 45 सेंटीमीटर भी रोज से रोज दूरी जो हम कहा वो 45 सेंटीमीटर तक इसको गुड़ाई करते तो अच्छा इस पैदावार हो सकती है। बाकला की वृद्धि और विकास के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह शरद ऋतु में उगाई जाती है। फिर भी बुआई के समय मृदा में नमी नहीं होने पर बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करना अच्छा रहता है। इसके बाद बाकला में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के बाद 2 से 3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि पर छिड़काव करें। किसान भाई से मेरा एक अनुरोध है कि वैसे तो हमारा 36 सेंटर हर स्टेट में 5 जगह हमारा प्रोग्राम चलता है इस बाकला के ऊपर, लेकिन हम झारखंड की बात करें तो हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारे पास में इसका उन्नत किस्म का सीड अवेलेबल है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास में हम किसी तरह से फार्मर से कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, हम सिंपल उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम तैयार हैं। और हमारे पास में उसके अलावा 4 किस्म के साथ साथ हमारे पास प्रोमाइजिंग जीनोटाइप भी है, जो किसान लोकल मटेरियल से हमने कलेक्ट करके इम्प्रूव किया है, वो भी हम किसान भाइयों को देने के तैयार है और फार्मर लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर किसान गेहूं खेती के लिए पुरानी फसलों के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें फसल की पैदावार कम मिलती है। अगर किसान गेहूं की नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज हम आपको गेहूं की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फसलों के उत्पादन में किस्मों का अहम रोल रहता है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट अच्छा होने के बावजूद अगर अच्छी किस्म का बीज नहीं बोएंगे तो उपज अच्छी नहीं मिलेगी। ये समय गेहूं की खेती का है, जिसकी तमाम किस्में बाजार में मौजूद हैं, लेकिन आपको उन्हीं किस्मों को लगाना है जिनमें रोग नहीं लगते हैं और अच्छी उपज के साथ अच्छी गुणवत्ता की उपज देती हों। गेहूं की बिजाई का सीज़न शुरू हो चुका है। जो अर्ली सोन क्रॉप है वो हमने 25 अक्टूबर से बिजाई शुरू की हुई है, और उसके लिए अलग प्रजातियां हमारे पास अर्ली सोइंग के लिए हैं। जैसे DBW 187 है, उसको आजकल हम पैन इंडिया वैरायटी कहते हैं गेहूं की, क्योंकि वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात तक का एरिया कवर करती है। और दूसरी जो हमारी प्रजाति है वो DBW 303 है, वो भी करीब करीब पैन इंडिया है। उसकी भी जो पैदावार है, जो क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी है। तो ये दोनों वैरायटी हैं मिला के भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और दोनों प्रजातियों की खासियत यह है कि इनको एडवांस भी कर सकते हैं सोइंग हम 25 अक्टूबर से भी, और नॉर्मल सोन में भी किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
जो मैंने 2 किस्में बताई हैं DBW 187 और DBW 303, वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन प्रदेशों के लिए भी हैं। उसके साथ साथ इनको हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास भी इनको उगाया जा सकता है। ये एक तरह से आप मान के चलिए करीब 18 से 19 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो गेहूं का है उसमें इन प्रजातियों की बुआई की जा सकती है। ये किस्में आप इस समय भी लगा सकते हैं। इन किस्मों को लगाकर किसानों को भरपूर उपज मिलती है। इन किस्मों के अलावा और भी कई किस्में हैं जो किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इन 2 किस्मों के अलावा हमारी 2 और नई किस्में DBW 327 और DBW 332 नई किस्में आई हैं जो हमने पिछले बार किसानों को दी थी। इस बार हमने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी उनका MOU साइन किया है और हमारी कोशिश होगी कि हम अगले साल तक इन दोनों प्रजातियों का भी जो उपयुक्त बीज है, जो सफिशिएंट सीड है, वो किसानों तक प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड अप्रोच उसके तहत ले पाएँ। मुझे संस्थान की तरफ से ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे जो सीड पोर्टल और सीड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको किसान भाइयों ने और पूरे देश में सराहा गया है। परिषद में भी इसकी काफ़ी सराहना हुई है और हमने इवन कोरोना काल के बाद से जो प्रॉब्लम्स हमारी आ रही थी, इस बार भी हमने करीब 20,000 किसानों को सीड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको बीज वितरित किया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूमि में समस्याएं होती है, वहां पर हर तरह की किस्में नहीं लगाई जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में किसान गेहूं की उन्हीं किस्मों को लगाएं जो वहां के लिए अनुकूल हो या कोई दूसरी फसलें लगाएं। हमारा एक सिस्टर संस्थान है CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ की 2 प्रजातियाँ हैं KRL 210 और KRL 213। उनको हम क्षारीय नमकीन पानी वाली ज़मीन में लगा सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा क्षारीयता हो, जहाँ गेहूं की पैदावार किसान को बहुत ज़्यादा ना मिले, उन क्षेत्रों में किसान गेहूं के अलावा जैसे हमारी जौ है, जौ में थोड़ी सी उसके प्रति थोड़ी रोधिता होती है, वो कर देंगे। और जो नई किस्में हम निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पानी भराव होता हो या जहाँ थोड़ा ज़मीन की दिक्कत हो, वहाँ हम केवल वही किस्में लगाएं जो किस्में उन क्षेत्रों के लिए, उन विशेष दशाओं के लिए हमने संस्तुत की हुई हैं। किसी भी फसल को रोगों या कीटों से जब नुकसान होता है तो कहीं न कहीं उपज में कमी आती है। गेहूं में भी कई क्षेत्रों में पीली गेरुई की समस्या देखी जाती है, जिससे उपज में भारी कमी आती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए बताई गई इन सभी किस्मों में इस रोग की समस्या नहीं देखी जा रही है। जितनी भी प्रजातियां मैंने आपको बताई हैं, इनमें जो नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन में भूरा रतुआ की प्रॉब्लम है, उनमें इन सभी में उसके प्रतिरोधिता है। हम किसान से ये जरूर आग्रह करते हैं कि पीला रतुआ, गेहूं के पीलेपन को भी पीला रतुआ ना माने। पीले रतुआ की पहले पहचान करें और अगर उनको लगता है कि वो उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे विशेषज्ञों की राय लें और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि किसान अनावश्यक रूप से केमिकल्स का, एग्रो केमिकल्स का प्रयोग ना करें, केवल ज़रूरत के मुताबिक करें। और नई प्रजातियों में किसी भी प्रकार के रतुए की कोई अभी परेशानी हमें रिपोर्ट नहीं हुई है। उम्मीद करते कि आने वाले समय में भी हम रोग रोधिता को पूरा विश्वास और विश्वसनीयता के साथ किसान के खेत पर लेके जाएंगे। आज खेती की तकनीक में किसानों ने काफी बदलाव किया है, जिससे उत्पादन बढ़ रहा है। जो किसान तकनीकी के साथ चलेगा वही समृद्ध किसान बन पाएगा। आज कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से नई तकनीकें किसानों तक पहुंच रही हैं। विधि हम तो चाहते हैं कि किसान ड्रिल मशीन यूज़ करें, उसी से खाद इस्तेमाल करें, उसी से बीज इस्तेमाल करें। उसमें एक तो खाद बीज की बचत होती है, दूसरा जो हम छिड़काव करके जो गेहूँ बोते हैं उसमें काफ़ी गेहूँ ऊपर रह जाता है जो जर्मिनेट नहीं कर पाता। लेकिन कुछ किसानों की अपनी मजबूरियां हैं, हम उनको बाधित भी नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कहीं किसी पड़ोसी किसान के यहाँ कस्टम हायरिंग में अगर ड्रिल मिल जाती है तो वो कस्टम हायरिंग वाले ड्रिल लेके और ड्रिल से सोइंग करें, लाइन सोइंग करें। उसमें एक तो खाद पानी की बचत होगी, दूसरा अगर कभी लॉजिंग की दिक्कत आती है, हवा तेज़ चलती कुछ होती है, तो जो ड्रिल की बोई हुई मशीन की बोई हुई गेहूँ होती है उसमें कंपेरेटिवली नुकसान कम होता है। किसानों के लिए हमारे संस्थान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमें उनकी केवल उपज ही नहीं, हमें उनके फीडबैक की भी बहुत ज़रूरत होती है कि हमारी प्रजातियों में
उनको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि हम अपने भविष्य का जो कार्यक्रम है, सुधार कार्यक्रम है, उसको दिशा निर्देश दे सकें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रदेश के जो किसान पशुपालन से जुड़े हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मौसम में बदलाव होते ही अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक घातक रोग है गलघोटू रोग। इस कारण पशुओं के उत्पादन में काफी कमी हो जाती है और कभी कभी तो पशु की मौत तक हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए पशुपालकों को इस रोग के प्रति सचेत रहते हुए पहले से ही पशु का बचाव करना होगा, जिसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे एक अज्ञात बीमारी जिसके बारे में बोलते हैं कि अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ गई है और अभी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जो गर्मी थोड़ी सी होती है और अचानक बारिश आ जाती है, वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, इसमें कीटाणु बढ़ने लगते हैं। तो अज्ञात बीमारी तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अनुमान से कहें तो गलघोटू एक बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो गाय जो है या जो पशुधन है वो अगर चरने जाते हैं या अपना खाना खा रहे हैं, स्टॉल फीडिंग भी हो रही है, तो वो शाम के समय में चर के आते हैं तो वो उस समय ठीक रहते हैं। रात तक में उनके गले से गला फूलने लगता है और नाक से आवाज़ आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है। शाम तक में, रात तक में ये डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही आपको पता चले कि ये नाक से इसमें पानी आ रहा है, आवाज़ जो है घों घों की आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक से बुखार काफ़ी तेज़ है, खाना नहीं खा रहा है, तो अगर हम तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे तो हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 2-3 घंटे या 5 घंटे भी लेट हुआ तो वो मृत्यु हो जाती है, तुरंत निमोनिया हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं।
ये उपचार भी है लेकिन इसका बचाव भी है। बचाव के लिए हम लोग के पास टीका है। टीका जो है गलघोटू का टीका उपलब्ध है। ये गलघोटू के लिए जो अभी उपयुक्त समय है, अभी हम लोग बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण करा सकते हैं। टीका का नाम गलघोटू का टीका, एचएस का टीका, एचएस इंग्लिश में नाम है, ऐसे गलघोटू का टीका इसी नाम से उपलब्ध है। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं लेकिन इसी के नाम से गलघोटू के टीके के नाम से उपलब्ध है। और वो 2 से 3 ml उसमें चमड़ा में या मांस में दीजिए। थोड़ा सा सावधानी इस चीज़ में रखना पड़ता है कि वो ठंडा में लाना पड़ेगा आपको अपने घरों तक, और ठंडे समय में जब दिन का तापमान ठंडा रहे उस समय, शाम के समय में जनरली हम लोग टीकाकरण करते हैं, और तब तक इसको बर्फ़ में इस टीका को रखना आवश्यक होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बागरा, जिला समस्तीपुर के किसान राजेंद्र कुमार ने। आप अनार के बाग में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो राजेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज लगती है। और इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको उक्टा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, ये मुख्यतः इसमें बीमारियां लगती है। अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो है इसमें पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। कालांतर में जब फल लगते हैं तो उसमें भी काले काले छोटे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके कारण है कि जो है फलों की गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। तो इस रोग को रोकथाम करने के लिए जो है एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े उसमें आपको इसको स्प्रे कर देना है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसकी दूसरी दवा का स्प्रे जो है 15 दिनों के अंतराल पे कर देनी है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। फल सड़न रोग यह फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में गोलाकार काले रंग के धब्बे फल, पुष्प और डंठल पर बन जाते हैं। काले धब्बे पुष्पीय पत्तियों से शुरू होकर पूरे फल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरी रोग जो है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। ये भी आपका जो है इसमें भी छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, थोड़ा सा गड्ढे बनते हैं। इस तरह से जो है इस रोग का भी जो है होने से फलों की जो है विकृति आ जाती है और पौधे की क्वालिटी भी आपको कम जाती है। माने कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब इसमें है कि कोई एक दवा जो है वो कॉन्टैक्ट है, दूसरा सिस्टेमिक है। तो जैसे भी कॉन्टैक्ट में आने पे वो काम करते हैं और दूसरा सिस्टम में जाम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको इससे रोग से बच सकते हैं। तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो एंथ्रेक्नोज रोग बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि इसमें बैगनी रंग के छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और फलों पर भी छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं और इसमें बैगनी रंग के धब्बे बनते हैं और उसके किनारे किनारे पीले जैसे येलो हेलो जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण भी जो है फलों की क्वालिटी कम जाती है और इसकी गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। इस रोग को भी रोकथाम करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की दवा का ही जो है इस्तेमाल करना है। जितने भी फफूंद जनित रोग हैं सारे में ये दवा काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको इसको उपचार कर देना है। अनार में फलों का फटना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या शुष्क क्षेत्रों में बहुत तेजी से होती है। इस विकृति में फल फट जाते हैं जिससे फलों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। फल पर फफूंदों के आक्रमण के कारण फल जल्दी सड़ जाते हैं जिसका बाजार भाव कम मिलता है। और तीसरी जो एक बीमारी आती है उक्टा, जिसको हम लोग बिल्ट बोलते हैं, ये भी काफ़ी जो है अनार के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बीमारी जो है मृदा से होती है और ये धीरे धीरे जड़ों से लेके पौधे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी उसका वस्कुलर बंडल है उसके स्पोर्स से भर जाते हैं। फलतः जो है जड़ जो है जल जो है पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं।
फलतः पत्तियां जो है ऊपर से ही इसको सूखना शुरू हो जाती है। तो बचाव की स्थिति में जो है आप उसको जो दवा मैंने बताया उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो स्प्रे है उसको बचाव के रूप में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी स्वस्थ पौधे जो उसके आसपास हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें वो बीमारी ना फैले। तो आपको खेतों में पोटास करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है ताकि ये रोग रोधी क्षमता उसमें विकसित हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।